हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 पदों हेतु जो वैकेंसी जारी की गई है उसकी तैयारी को और तेज़ धार देने के लिए यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया के सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। साथ ही साथ कुल 15 सेट जो इसमें दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को प्रत्येक दिन के हिसाब से एक एक सेट को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्नों में गणित सहित इस सेट को कवर किया जाएगा। इसके अलावा एक सूचना है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया के साथ साथ प्लेटफॉर्म के सेट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा बिहार एसएससी जो 12,199 पदों हेतु वैकेंसी जारी की गई है उस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए, उस बिहार एसएससी की तैयारी के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का सेट है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा डिस्कशन के साथ और तमाम गणित के प्रश्नों को भी उसमें कवर किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जब भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो वह नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो स्टेटमेंट वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे उन्हें कपास उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। वहीं पहले व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया हुआ था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो साथियों यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की है। इसके अलावा इसका विस्तार जो है उत्तरी भारत से लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न जो है उसमें शामिल है। तो साथियों, इसमें जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को शामिल किया गया है, जिसका अर्थ ऑप्शन सी में है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगर बात किया जाए साथियों जैन धर्म की, तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वह आदिनाथ थे, यानी कि प्रथम जो है जैन धर्म के तीर्थकर जो हुआ करते थे आदिनाथ, उन्होंने इस जैन धर्म की स्थापना की है। अगर बात किया जाए महावीर की, तो यह महावीर जो है वह जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हुए और कुल मिला के उनका क्रम जो है वो 24वां है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, सारे चीज़ों को तो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन आप क्या करेंगे, कुछ खुद से नोट डाउन करते जाएंगे। यह महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आदिनाथ के द्वारा की गई। ये आप नोट डाउन करते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है, आपको अगर समझ में ना आए, रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे। आपको यहाँ से याद कर लेना है इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो साथियों, पूर्व काल में जमीन को, जो जमीन दान दिया जाता था, उन्हें अन्य नाम से जाना जाता था, कई नामों से जाना गया है। अगर बात किया जाए, यह ब्राह्मणों को, जैन संस्थानों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे जो है पल्ली छादनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा चोल अभिलेख के जो यह अनुसार है उसमें जैन सभाओं को जो दान दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम किया जाता था। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम था पल्ली चंद। और जो गैर ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें जो भूमि दान की जाती थी उन्हें वेल्लगई कहा जाता था। ये वेल्लगई जो भूमि है वो गैर ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि था। ठीक है साथियों, गैर ब्राह्मण को दान देने वाली भूमि को यहाँ पे वेल्लगई कहा जाता था। इसके अलावा स्कूल और विद्यालयों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे शालाभोग के नाम से जाना जाता था। ये शालाभोग किसको दिया जाता था, स्कूल विद्यालय को। ठीक है, यहाँ पे स्कूल और विद्यालय को जो भूमि दान दी जाती थी उसे शालाभोग के नाम से जाना जाता था। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। ये ब्रह्मदेव जो है वो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। साथियों,
आप इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि क्या हो कि ये वीडियो अधिक कैंडिडेट तक पहुंच पाए और वह इसका लाभ उठा पाए। तो यह ब्राह्मदेव जो है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। साथियों, यह मुद्रा राक्षस की अगर बात की जाए तो इसे विशाख दत्त के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस मुद्रा राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में लिखा गया है और यह जो है 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में इसकी रचना की गई थी और इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किया था। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद हिंदी में किया था। साथियों, इसके अलावा बात किया जाए तो यह जो है इस नाटक में कुल 7 अंक है। इस नाटक में कुल साथियों 7 अंक है। अगला प्रश्न है और यह जो अगर बात किया जाए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी देता है और इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य की तो यह बाल्यावस्था में एक नाटक कर रहा था, एक नाटक खेल रहा था। वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और अपने अभिमान का, अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए, धनानंद को पराजित करने के लिए, जो धनानंद ने इन्हें अपमानित किया था भरे राज दरबार में, उसको पद से हटाने हेतु सत्ता काबिज जो उन्होंने करके रखा था धनानंद ने, उसको कुलहीन नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की थी। और इसके अलावा साथियों बात किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की तो वह मौर्य वंश का संस्थापक हुआ करता था। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है वह मुद्रित हुआ। तो यह शेरशाह सूरी हुआ करता था। इन्हीं के काल में रुपया नामक पहला मुद्रा को मुद्रित किया गया था, जारी किया गया था और इन्हीं के काल में एक तांबा का सिक्का चलाया गया। साथियों, उस तांबा के सिक्का को दाम कहा जाता था। ठीक है साथियों, तांबा का सिक्का चलाया गया, उस तांबा के सिक्का को दाम कहा जाता था। और एक सोने का सिक्का भी शेरशाह सूरी के माध्यम से जारी किया गया, जिसे मोहर के रूप में जाना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ अगर बात किया जाए इस मुद्रा का, तो यह सोने का मुद्रा जो जारी किया गया, इसका वजन जो है, ये शेरशाह सूरी रुपया के बारे में संदर्भित है, तो इसका वजन 178 ग्राम का हुआ करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठा के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। वैसे तो मुगल और मराठा के बीच द्वंद्व जो है पहले से चल रहा था, लेकिन यह औरंगजेब के बीच यह जो द्वंद्व है और बढ़ गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों जहांगीर हो जाएगा। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन मराठों एवं मुगल में प्रत्यक्ष संघर्ष की बात की जाए साथियों, तो मैंने बताया था कि यह औरंगजेब के शासनकाल में अत्यधिक हो गया था, यह शुरू हुआ था। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिंडल मुगल सेनापति जय सिंह से हुई थी। यानी कि अगर बात किया जाए कि शिवाजी की भिड़ंत जो है वह मुगल सेनापति जय सिंह से 1665 में हुई थी और यह आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो साथियों, यह अस्थायी स्वशासन के पिता के नाम से लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। साथियों, यह लॉर्ड रिपन ही थे जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है उसे रद्द किया था। इसे वर्नाक्यूलर प्रेस को
1882 ईस्वी में रद्द करने का कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन को ही प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है और यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। अगर यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने की बात की जाए तो यह 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था। इसके अलावा इसने इनके समय में लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 8 सॉरी, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कब विलय हो गया था, तो यह जो है वर्ष 1856 के दौरान हुआ था और यह जो है यह करने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है और उसने अवध पर कुशासन का आरोप लगा के अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब, अंतिम नवाब कह सकते हैं कि वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में साथियों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वह व्यक्ति थे एस.एन. बनर्जी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन जो है वह 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। वह 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। अगर बात की जाए बंगाल विभाजन हुआ को कब, तो 1905 में हुआ था, लेकिन अगर बात किया जाए कि यह लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो यह 16 अक्टूबर साथियों 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया, यह लागू हो गया। तो इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह सभी को राखी बांधा गया और हम बंगाल और पूरे प्रांत भाई भाई हैं ऐसा कहा गया। और इसी दौरान आमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि हमारा सोने का बंगाल। फिर भी इसके अलावा बात की जाए तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है साथियों, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ठीक है साथियों, और सुभाष चंद्र बोस ने यह राष्ट्रपिता जो है वह आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था। वह तारीख थी 6 जुलाई 1944 की। हुआ यूँ था कि यह जो है सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने महात्मा गांधी से यह आशीर्वाद लिया था वह स्वतंत्रता आंदोलन के समय। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, यानी कि भारत की स्वाधीनता का यह आखिरी युद्ध है और इस युद्ध में हमें आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर उसी समय संबोधित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यह जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और यह जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा यह सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी साथियों। ठीक है, आप याद रख लेंगे, राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी और यह तत्वबोधिनी सभा की अगर बात किया जाए तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है। तो यह अटाला देवी मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में स्थित है और इसका निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किया गया था और यह अटाला देवी मंदिर का निर्माण जो अगर शुरुआत की बात किया जाए तो इस अटाला देवी मंदिर का निर्माण जो है वह कन्नौज के राजा हुआ करते थे विजय चंद्र, उनके द्वारा किया गया था। बाद में क्या किया गया था कि यह इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया था और तोड़ के यहाँ पे इस मस्जिद का निर्माण किया गया था साथियों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना हुआ करती थी। यह अलाउद्दीन वही अलाउद्दीन है जिसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों उस समय 1/2 हुआ करती थी, यानी कि इसने भू राजस्व की दर जो है कर जो है उसको हाफ कर दिया था, यानी कि 50% तक कर दिया था। उससे पूर्व में यह दर 1/3 हुआ करता था। पूर्व में जो है साथियों यह दर 1/3 हुआ करता था और इसने इसे बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया, यानी कि कुल उपज का आधा हिस्सा। इसके अलावा अगर बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी की तो वह जो है लूट का जो धन होता है, यानी कि खम्स कहा जाता था उस समय, उसमें सुल्तान का हिस्सा पहले 1/4 हुआ करता था, यानी कि 25% लूट के धन में सुल्तान को आपको देना पड़ता था। लेकिन उसने इसे भी बढ़ाकर लूट के धन में 3/4 हिस्सा अपना कर लिया, यानी कि 75% हिस्सा लूट के धन में अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो साथियों इसमें तो ऑप्शन नंबर में अभिव्यक्ति और विश्वास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में विचार और अभिव्यक्ति दी हुई है और ऑप्शन नंबर सी में प्रतिष्ठा और अवसर दिया हुआ है। तो साथियों जब ये भारतीय संविधान की जो वो पढ़ेंगे आप, उसमें दिया हुआ है एक साथ बात किया जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर, इसमें जितने भी स्टेटमेंट है साथियों उसमें सभी में और लगा हुआ है, यानी कि एक साथ। तो आप देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर एक साथ दिया होगा, लेकिन यह जो है विचार और अभिव्यक्ति जो है वह एक साथ नहीं दिया हुआ है। हुआ यूँ है साथियों कि न्याय और विचार आप पढ़ेंगे, संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें न्याय और विचार को एक साथ है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है साथियों दिया हुआ है कि विचार और अभिव्यक्ति एक साथ। तो इसके लिहाज से अगर कहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टीशन के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, देखिए यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय तथा विचार, इसमें न्याय और विचार तो आया ही, उसके साथ साथ अभिव्यक्ति, अलग अलग करेंगे तो अभिव्यक्ति भी आ जाएगा, लेकिन अगर एक साथ बात किया जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। तो यह मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव से स्वर्ण सिंह समिति ने इसे शामिल करने का, संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया है। और बात किया जाए मूल कर्तव्य की तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है साथियों यह रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, इसको उसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसको जोड़ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो साथियों, इस किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 जो है 244 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत प्रदान किया गया है तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 सब सेक्शन 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अगर बात किया जाए प्रशासन के संबंध में, तो इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। साथ ही साथ यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है। तो साथियों, गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, या ऑप्शन बी में है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है। ठीक है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात किया जाए यहाँ पे ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा का प्रधान जो है वह सरपंच होता है। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में सभी व्यक्ति जिनके नाम जो है वह गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में जो नाम दर्ज होता है वे सभी शामिल किए जाते हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों के बीच मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। साथियों, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अधिकतम संख्या को लिमिट कर रहा है, यानी कि सीमित कर रहा है। तो यह जो है 51वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा वह हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह 91 जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है वह 2003 में पारित किया गया था साथियों। 2003 में इसे 91 यानी कि 51वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। यह क्या करता है, यह जो है केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार में निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है और इसी संविधान संशोधन के छोटे राज्य को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग जो है वह जो है यूपीएससी, वह भी जो है एक आपका संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा भी संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है। लेकिन बात किया जाए नीति आयोग की, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर बात किया जाए नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा के लिए प्रधानमंत्री ही होते हैं। और यह अभी कौन है वर्तमान में, तो सभी जान रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो यह उपाध्यक्ष जो है साथियों वह राजीव जी है, इसके उपाध्यक्ष। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना, इसकी योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर की गई है। नीति आयोग की स्थापना या नीति आयोग जो है वह पूर्व में जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसको बदल के इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसके प्रमुख, इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। यह पूछा जा रहा है कि जब अंतरिम सरकार निर्मित हुई थी उस समय कार्यपालिका जो है परिषद, उसके उपसभापति कौन हुआ करते थे। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके उपसभापति, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति हुए थे।
इसके साथ साथ उन्हें विदेशी मामलों के मंत्रालय के रूप में भी उन्होंने एक पद प्राप्त किया था। अगर बात किया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की साथियों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्हें गृह विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग प्रदान किया गया था। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो उन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री पद प्राप्त हुआ था, खाद्य एवं कृषि विभाग का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह गृह मंत्री साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात किया जाए तो वह जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वह एजुकेशन से संबंधित थे, कला एवं शिक्षा से संबंध था उनका। ठीक है साथियों, इसको नोट डाउन करते रहेंगे, मैं इसमें इतना ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो साथियों यह जो है अनुच्छेद आर्टिकल 241 है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि यह जो है अनुच्छेद, ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 239 जो दे रखा है वह अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करता है, यानी कि आर्टिकल 239 के माध्यम से किसी भी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अगर बात यहाँ पे किया जाए अनुच्छेद 214 की साथियों, तो यह अनुच्छेद 214 जो है उसके द्वारा अनुच्छेद 214 में साथियों राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। एक संविधान में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 214 किसी राज्य के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 241 की बात किया जाए तो अभी जस्ट मैंने डील किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि एक हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 231 है वह यह व्यवस्था करता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है अनुच्छेद 231 के माध्यम से। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसके लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, लोकसभा स्पीकर, उनका निर्वाचन जो है वह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर वर्तमान में बात किया जाए लोकसभा स्पीकर की, तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। और यह जो है ये लोकसभा का पद जो है आर्टिकल 93 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। साथियों अगर आपको इस सेशन में डिस्कशन सही लग रहा है और आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो यह कौन सा अधिकार है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो साथियों यह है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यानी कि मूल अधिकारों का शुरुआत यानी मूल अधिकारों का रक्षा करना। ये सारे जो हैं हाई कोर्ट का भी दायित्व है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है कि वह आपके मूल अधिकारों की रक्षा करें। चलिए कुछ और अन्य इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके बारे में कि संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर बात किया जाए आपको साथियों कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है यानी हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो यह हाई कोर्ट जो है 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। तो साथियों यह जो है एक विशिष्ट क्षेत्र जो है जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का कुछ क्षेत्र
शामिल होता है, संपूर्ण क्षेत्र भी नहीं है, कुछ क्षेत्र शामिल होता है। यहाँ पे मादक पदार्थ अफीम का ये अफीम का उत्पादन करने में यहाँ पे व्यापार जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें कंबोडिया जो है शामिल नहीं है। ठीक है, यह जो है आपका जो ये स्वर्ण त्रिभुज है जो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस का एक समूह है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक जो है यह समूह हुआ करता है। यह थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। यह जो है मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ बात किया जाए तो यह मेकांग नदी और रुआक नदी के संगम पर इन सभी लोगों का एक मतलब इस सभी तीनों जो है उन समूहों का मिलन है, वह सभी लोगों का संगम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल के बारे में बात किया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसे 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस की बात की जाए तो भारतीय प्रवासी दिवस को 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस की बात की जाए तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी कारण से यह 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 24 दिसंबर की बात करें तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बात किया जाए यहाँ पे 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को जो है साथियों मैंने अभी बता ही दिया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को, और 24 जनवरी की अगर बात किया जाए साथियों तो इसी 24 दिसंबर के दिन साथियों, इसी 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और इस 24 जनवरी को कंफ्यूज नहीं होना है, इसी दिन आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। यह लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसे सिक्किम में मनाया जाता है। और यह किस अवसर पर मनाया जाता है? तो जब फसलों की कटाई होती रहती है उसी समय जो है इस लोसुंग पर्व को मनाया जाता है। और यहाँ पे बात किया जाए साथियों लद्दाख की, तो लद्दाख में भी लोसार मनाया जाता है। वहाँ पे लोसांग हो गया मणिपुर में, सिक्किम में, और लद्दाख में आपको लोसार पर्व मनाया जाता है। लद्दाख की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे आपको लोसुंग पर्व लोसार पर्व मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए त्रिपुरा की, तो इस त्रिपुरा में साथियों रवार्ची, आप रवार्ची कर सकते हैं या खार्ची पूजा कर सकते हैं, ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से ये खार्ची पूजा मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में साथियों, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता है। आप नोट कर लेंगे, हो सकता है पूछे, दशहरा का समय भी चल रहा है, तो दशहरा है वहाँ पे मनाया जाता है जिसे कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पेन साथियों फंस रहा है, पेन सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, इससे बेहतर है कि मैं ना लिखूं, आप सुन लेंगे। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। योनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इसका संबंध जो है बैडमिंटन से हुआ करता है। सॉरी, आप राइटिंग पर नहीं ध्यान देंगे, इसी के लिए मैंने सॉरी कहा था। इसका संबंध जो है वह बैडमिंटन से हुआ करता है। बैडमिंटन में जो है अगर बात किया जाए तो और अन्य कप भी है, एक उबर कप को भी बैडमिंटन के क्षेत्र में जाना जाता है, यानी उबर कप जो टूर्नामेंट खेला जाता है उसका संबंध भी बैडमिंटन से है। अगर बात किया जाए साथियों बैडमिंटन में, तो वहाँ पे सिंगल भी लोग खेलते हैं, यानी कि 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, या युगल जब जोड़ी खेली जाती है युगल टूर्नामेंट, तो उसमें अधिक से अधिक 4 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और यह रैकेट की अगर बात किया जाए, जो रैकेट है
उसकी लंबाई तो 26 इंच रैकेट की लंबाई होती है। और यह जो जिस जगह पे खेला जाता है उसे कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है। यह एक सूरजताल झील है, वह उसके पूछा जा रहा है उसके बारे में कि वह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका जो है जगह जो है वो लाहौल और स्पीति ज़िले में स्थित है, यानी कि लाहौल और स्पीति ज़िले के मध्य में यह सूरजताल झील स्थित है। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का रहता है देखने में। ठीक है, और इसे हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे सूरजताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि सारे झीलें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। साथियों इकोसिस्टम की बात किया जाए तो इसकी सही परिभाषा है जो कि जीव समुदाय और वातावरण में संतुलन स्थापित कर पाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर को देखेंगे, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए बी तो दे रखा है। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कह रहा है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण में संतुलित तंत्र। तो जी बिल्कुल, इकोसिस्टम का मतलब ही होता है कि वायुमंडल और पृथ्वी के बीच जो है, वायुमंडल और जैव समुदाय के बीच जो है एक संबंध स्थापित हो पाए, उसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। और किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगर बात किया जाए साथियों सबसे बड़ा इकोसिस्टम की, तो वह है महासागर। ऐसा क्यों होता है कि महासागर को इकोसिस्टम कर रहे हैं? तो देखिए यह पर्यावरण के मध्य एक बेहतरीन संतुलन स्थापित करता है। साथ ही साथ यह कुल 71% एरिया को कवर करता है और बहुत सारे लोगों के रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए यह सहायक होता है। तो यह एक बैलेंस बनाने का काम करता है पर्यावरण और जो है जैव समुदायों के बीच। तो कोई भी आपका इसका डिफिनीसन ही जान लेंगे, उस डिफिनीसन में ही कहा हुआ, और आप खुद समझ भी सकते हैं कि पर्यावरण और जीव समुदाय के बीच बैलेंस को क्रिएट करता है, बैलेंस को मेंटेन रखता है, उसी को ही इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए। तो साथियों यह जो है भारतीय वन अनुसंधान के द्वारा यह कहा गया है कि कुल जो क्षेत्र है उसका 1/3 यानी कि 33.33% जो है वह वन क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी है ताकि वह एक मेंटेन रखा जाए पर्यावरण को। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के क्षेत्रफल में कम से कम 1/3 यानी कि 33% भाग पर वन होना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन जो है यानी कि भूस्खलन उसको रोका जा सके, भूमि को कटाव को रोका जा सके। और राष्ट्रीय वन नीति की बात किया जाए साथियों तो यह 1952 में आई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो साथियों यह सहायता के लिए एक अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि यह यांत्रिक मदद हेतु ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीफाइट्स पौधे उसी पौधे को कहते हैं, वैसे पौधों को कहते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए उनके पोषण की तो वो पोषण तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये अपने आहार जो है, अपना पोषण जो है वह वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कौन जो है साथियों आपका राइट्स मैच नहीं किया हुआ है।
तो देखिए साथियों, पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है सिमलीपाल। तो साथियों, सिमलीपाल जो है वह 1994 में इसकी स्थापना की गई। जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी घोषणा किया गया सिमलीपाल की 1994 में। ठीक है, 1994 में की गई, तो ये आपका राइट है और यह उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। अगला ऑप्शन है कंचनजंगा। साथियों, कंचनजंगा जो है उसकी स्थापना 2002 में नहीं की गई, ये आपका गलत है। कंचनजंगा यानी कि इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना साथियों 2000 में की गई। 2002 में नहीं की गई, सॉरी 2000 में नहीं की गई, 2002 में की गई इसकी स्थापना। 2002 आपका, सॉरी गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना 2000 में की गई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नोकरेक। यह नोकरेक जो है इसकी स्थापना 1988 में की गई और यह मेघालय में पड़ता है साथियों। और ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए तो यह जो है पन्ना, उसकी स्थापना 2011 में की गई और यह मध्य प्रदेश में की गई इसकी स्थापना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 की तरफ। केरल ये जो है आपका क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट जो है वह कौन सा है? यह केरल हाईकोर्ट है जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय को पब्लिश किया है, यानी कि प्रकाशित किया है। ठीक है, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि पहला डिजिटल कोर्ट कौन बन गया है भारत का, तो वह नवी मुंबई बन गया है साथियों, जो कि वासी है में स्थित है। वह पहला डिजिटल कोर्ट बन गया है। अगर बात किया जाए साथियों तो हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट गुजरात, वह लाइव प्रशासन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए, वह क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए यह केरल हाईकोर्ट जो है अपने निर्णय को वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है। लेकिन हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव प्रशासन करने के मामले में, लाइव टेलीकास्ट करने के मामले में पहला राज्य जो है वह गुजरात बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? तो यह श्वास ऐप जो है वह तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य के कल्याण हेतु श्वास ऐप को जारी किया है और यह ऐप जो है वह कोविड-19 के समय जारी किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास, ये पूछा जा रहा है संगम नौसेना अभ्यास जो है उसका आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यह अभ्यास जो है संगम नौसेना अभ्यास, नेवी का अभ्यास है, यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। ठीक है, अगर बात किया जाए यह कुल मिला के 7वां संगम युद्धाभ्यास होगा जिसे भारत और अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ है। यह 2022 के संदर्भ में यह गोवा में संपन्न हुआ है और यह नौसेना सैन्य अभ्यास है। अगर बात किया जाए चाइना के साथ, तो चाइना के साथ कई अन्य अभ्यास होते हैं जिनमें से प्रमुख है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जो अभ्यास है साथियों वह भारत और चाइना के बीच में किया जाता है। हैंड इन हैंड समझ लेंगे आप, हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चाइना के बीच में किया जाता है। और यह जो है जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किया जाता है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किया जाता है। और फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास किया जाता है साथियों। कौन सा अभ्यास किया जाता है? वरुण अभ्यास किया जाता है। देखिए साथियों, कभी कभी पेन जो है वो काम कर रहा है और कभी कभी नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और अगर बात की जाए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साथ भी बहुत सारे युद्धाभ्यास हुए हैं और एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है, तो वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा बन गया है? तो साथियों वह जो है टोंगा जो है
इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला वह 187वां देश बन गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना साथियों यह किया गया था, इसकी स्थापना 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में की गई थी। और अगर बात किया जाए इसके मुख्यालय के संदर्भ में तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसमें शामिल होने के मामले में 187वां देश बन गया है टोंगा, और इसकी राजधानी जो है, टोंगा की राजधानी नुकुअलोपा है। बात किया जाए टोंगा के कैपिटल के बारे में यानी कि राजधानी के बारे में तो टोंगा की राजधानी सुआ है। ठीक है, इसके अलावा साथियों बात किया जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो यह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम विभाग को मेंटेन करता है और सारे जो है वो इससे जुड़े हुए गतिविधि को संचालित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो साथियों इसका प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन है कि अगर बात किया जाए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे फिजी में गए हैं, जब भी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर ही हो, किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उस देश की राजधानी, उस देश का मतलब कौन गए हैं उनके बारे में, उस देश के राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम कोनरोटे। विलियम कोनरोटे जो है वह फिजी के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत ने यह जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन दोस्त के नाम से भारत और तुर्की तथा सीरिया जो भूकंप प्रभावित देश हैं उनके रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए एक ऑपरेशन दोस्त नामक अभियान चलाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर साथियों बात किया जाए कि यह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या, तो साथियों यह किसी देश की सैन्य शक्ति को आपको मतलब दर्शाता है कि वह कितना स्ट्रांग है। इसी के लिए यह रैंकिंग जारी किया जाता है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। और भारत की बात की जाए तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, सैन्य ताकत के मुकाबले में यह जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें 2023 की बात की जाए तो उसमें भारत को चौथा स्थान मिला है और अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह किसका अनुमान है? आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है, WTO का अनुमान है, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, किसका अनुमान है ऐसा नहीं दे रखा है। तो यह जो है वह भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह विकास जो है, यह पूर्वानुमान जो है वह जारी किया गया है। तो यह जो वित्तीय बजट 2023 से 24 जब पेश किया गया था उस दौरान जीडीपी विकास दर का यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस है या प्रोडक्ट है, उसके विकास का जो दर है वह पूर्वानुमान 6 से 6.5% रहने का अनुमान दर्शाया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 6.8% तक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत दूध उत्पादन करने के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन का लगभग 25% अकेले उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु, उनका संबंध किस खेल से है? तो यह सुश्री अंशु है जिनका संबंध साथियों कुश्ती से है और यह
हरियाणा की रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसमें एक सुश्री अंशु कुमारी का नाम भी शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है हैरी हाउस को प्रदान किया गया है। बात किया जाए 65वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी हाउस को दिया गया है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड्स में है ना तीसरी बार रिकी केज को है ना सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। रिकी केज को यह अवार्ड तीसरी बार प्रदान किया गया है, जिसे सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है कि यह विक्ट्री सिटी पुस्तक को किसने लिखा है। तो यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उनके द्वारा कई अन्य पुस्तकें भी लिखी गई है, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द सैटेनिक वर्सेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। तो यह थीम जो था साथियों, यह था क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम थी। अगर बात किया जाए विश्व कैंसर की आधिकारिक रंग की, तो विश्व कैंसर का आधिकारिक रंग जो है वह नीला तथा नारंगी है। लेकिन अगर 2023 के रंग के बारे में बात किया जाए तो उसका रंग जो है वह जो है मैजेंटा है। ठीक है, विवा मैजेंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में पूछा गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया था। साथियों, यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया था। और यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वह किसकी स्टैच्यू है, यानी कि मूर्ति है। तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जो कि कुल 70 फुट ऊंची है। इसके साथ अगर आपसे बात किया जाए, कई सारी मूर्तियां हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात किया जाए साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो वह गुजरात में स्थित सरदार पटेल की, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपकी जो है वह मूर्ति है, वह प्रतिमा है। मूर्ति तो नहीं कह सकते हैं ना साथियों, प्रतिमा कहते हैं। तो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए साथियों स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, तो यह रामानुजाचार्य जो है उनकी प्रतिमा है, जो कि वैष्णव संत थे। यह प्रतिमा जो है वह हैदराबाद में स्थित है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है। तो यह जो आंकड़ा जनवरी 2023 में 2022 के लिए जारी किया गया, उसमें नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर माना गया। कहाँ का? भारत का। साथियों, विश्व के संदर्भ में नहीं है, ये भारत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, और यह जो रिपोर्ट जो है वह निजी एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में जारी किया गया। 2022 के लिए 2023 में जारी किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन गलत है उसको आपको बताना है। चलिए राज्य और राज्यपाल के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केडी परलाइक है। आप याद करिए, ऑप्शंस नहीं, मतलब आप याद कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केडी परनाइक, आप इसे याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है मेघालय के आपके राज्यपाल है फागू चौहान, जो कि आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, ये भी आपका सही है। यानी कि ये तीनों का तीनों साथियों सही है। गलत कौन है? तो महाराष्ट्र के यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, वह गणेश लाल। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं होंगे, जबकि यहाँ के कौन हो जाएंगे? रमेश बैस। रमेश बैस इसके हो जाएंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है,
अगर बात किया जाए बिहार के राज्यपाल के संदर्भ में, तो बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र वी अर्लेकर। और बात किया जाए कि इससे पहले कौन थे बिहार के राज्यपाल, तो पहले थे फागू चौहान। फागू चौहान के बाद इनके स्थान पर अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साथियों इनका संबंध जो है तुलसीदास बलराम जी हैं, उनका संबंध खेल से था। वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हुआ करते थे। और इनका अगर संबंध किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा जगह के निवासी हुआ करते हैं। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान खेल के संदर्भ में है। इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में संगीता वर्मा को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। साथियों राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो उसकी स्थापना साथियों 2003 में की गई है। ठीक है, इसके कुल अध्यक्ष सहित 7 मेंबर होते हैं, यानी कि 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। यह जो है 7वां धम्म सम्मेलन होगा। यह 3 दिवसीय सम्मेलन होता है। ये जो 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें कुल मिला के 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक हुआ करते थे, उनकी 200वीं जयंती मनाई गई है। बात किया जाए कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन की, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। और दयानंद सरस्वती के बचपन के नाम की बात की जाए तो उनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है साथियों। और यह कहाँ पे है? तो यह जो है प्रधानमंत्री कर्नाटक के हुबली में है ना, वह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। इससे पूर्व जो है वह उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो है वह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। अब वह दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक का हुबली सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के मामले में पहले स्थान पर है। अगर बात किया जाए यह कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म की, तो इसकी लंबाई साथियों यहाँ पे कर्नाटक जो है उसकी लंबाई साथियों हो गई है 1507। ठीक है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म की। अगर पूछा जाए कि गोरखपुर के प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो उसकी लंबाई है साथियों 1366.33 मीटर साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है साथियों वह रामचंद्र पौडेल बन गए हैं। एक बार दोबारा, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेबवांग को हराया है। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के पद पर विद्या देवी भंडारी थे। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की, तो वह है पुष्प कमल दहल प्रचंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो यह याओंग उत्सव जो है याओसांग उत्सव उसे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है और यह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो होता है वह महाराष्ट्र का राष्ट्रीय सम्मान होता है। महाराष्ट्र का अपना जो है वह सर्वोच्च, महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तो ये इसकी शुरुआत जो है 1996 में की गई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो यह जो है सुरेखा यादव, जिन्होंने पहली महिला ड्राइवर बनी है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया है। अगर बात किया जाए सुरेखा यादव की तो इनका संबंध महाराष्ट्र के सतारा जिले से है और इन्होंने यह जो है सोलापुर से मुंबई यानी कि CST तक इस वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। सुरेखा यादव ही हैं जिन्होंने देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, रबी फसल की बुआई की जाती है। साथियों, रबी फसल खरीफ फसल क्या होता है थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह रबी फसल की बुआई साथियों कब की जाती है? तो यह अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाती है। देखिए, रबी फसल की बुआई जो है ठंड के शुरुआती चरण में की जाती है, जिस समय स्टार्टिंग समय रहता है, और गर्मी के शुरुआती समय में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए खरीफ फसल की साथियों, तो खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में की जाती है, यानी कि यह गर्मी का समय रहता है, ग्रीष्मकालीन समय होता है और इसे ठंड के शुरुआती समय में इसे काट लिया जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसे अपना अपना तरीका है। फिर बात किया जाए रबी फसल के बारे में, तो रबी फसल जो है वह है गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ये सब रबी फसल हुआ करते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो है हमारे भारत में रबी फसल की बुआई जो है उसका पीरियड जो है वो कब किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर महीने में। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है, जो जूट उत्पादन के मामले में भारत का सबसे अग्रणी स्टेट है। अगर जूट की बात किया जाए तो यह लेग्यूमिनेसी कुल का एक सदस्य है, एक पौधा है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो साथियों, म्यांमार से लगने वाली भारत की जो है अरुणाचल प्रदेश की का राज्य जो है वह म्यांमार से अधिकतम सीमा साझा करती है, जो कि उसका कुल रेंज जो है 520 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और कुल कितना एरिया उसका म्यांमार से लगता है? तो 520 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि मैदान दे रखा है। ठीक है, मैदान दे रखा है ना, तो अब प्रश्न में दो तरीके से आएगा प्रश्न, मैं बताऊंगा आगे कि भारत में के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है साथियों। ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय तटीय मैदानों में वर्षा के बारे में, तो जब तटीय मैदान ऐड किया जाए तो उस समय लौटते हुए मानसून से होती है। यहाँ दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, पूछा जा रहा है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है सेंटोस क्या है साथियों? एक बंदरगाह है। ठीक है, उसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपको यह पता ही है कि कॉफ़ी का उत्पादन करने के मामले में जो है ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। ब्राज़ील ही कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, और यह सेंटोस जो है ब्राज़ील का ही एक बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए कि भारत के, तो भारत कॉफ़ी के उत्पादन में किस स्थान पे है? तो भारत कॉफ़ी के उत्पादन में 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है साथियों कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो यह नंदा देवी चोटी जो है वह जो है
साथियों कुमाऊं हिमालय जो पड़ता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय का एक भाग है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी चोटी भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ और त्रिशूल है। साथियों आप गौर कर रहे हैं कि नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई जो है कितनी है साथियों, जिसकी लंबाई 7816 मीटर है, ठीक है। बात किया जाए नंदा देवी की चोटी की तो 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, 7816 मीटर ऊंचाई है। साथ ही साथ अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई 8586 मीटर है। अगला प्रश्न है साथियों कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। बात समझिए, प्रश्न पूछ रहा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो वह डैश दे रखा है, प्रवाल द्वारा निर्मित, सुनामी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। तो साथियों यह जो है प्रवाल के द्वारा निर्मित है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। चलिए कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं इसके बारे में। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप का जो जगह है वो अरब सागर में स्थित है तथा यह प्रवाल के द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप के बारे में बात की जाए तो यह 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। प्रश्न संख्या 65, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों यह चिनाब की सहायक नदी है दूधगंगा, ठीक है। यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ठीक है, तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भार की एसआई मात्रा है। एसआई मात्रक जो है भार का क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है साथियों, न्यूटन भार का एसआई मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और साथ ही साथ अगर आपसे एक पूछा जाए कि 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है, याद रखेंगे परीक्षा में डायरेक्ट 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है और दरोगा में अलग प्रश्न रहता है, बीपीएससी का अलग रहता है, लेकिन कमोबेश अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो दरोगा का सिलेबस मैच करता है और लगभग अब हर एग्ज़ाम को थोड़ा थोड़ा टफ ही किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 0.10197 किलोग्राम, ठीक है साथियों, ये होता है 1 न्यूटन के बराबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67 यानी कि 67 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? समुद्र के स्तर से ऊपर की तरफ देखने के लिए तो साथियों वह पेरिस्कोप है, जिसके माध्यम से समुद्र के अंदर से ऊपर की ओर देखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे धनात्मक दिया हुआ है तो उसकी कार्य में क्या होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, 2 कण के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह जो है साथियों कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 70, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो यह जो है विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। उत्क्षेप बल का भार जो है परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग का विशेषता नहीं है
उसके बारे में बताना है। तो साथियों यह जो है तरंग जो है आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में ये आपका विशेषता है, जबकि माध्यम जो है इसकी विशेषता नहीं है। ये तरंग जो है आयाम में पाया गया है, आवृत्ति के साथ तरंग होती है, तरंगदैर्घ्य में तरंग होता है, पर माध्यम ऐसी कोई इसकी चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें रासायनिक परिवर्तन है। साथियों इसको याद करने का आप समझ जाइए, याद नहीं कीजिए। रासायनिक परिवर्तन वो होता है, देखिए जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा। अगर समझने के बारे में बात किया जाए तो आप समझिए कि अगर दूध से दही बन गया तो फिर आप दही को दोबारा, उसी दही को दूध में आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ जो एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद किसी पदार्थ में, उसे पूर्ण रूपेण दोबारा उसी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है साथियों, वही होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही जो बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों ऑप्शन नंबर बी की, तो समझ ही लेते हैं शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। अब बताइए बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा, फिर पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं, यानी कि ये कन्वर्सेशन का काम चल सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि रेत का पानी में घुलना। अगर रेत और पानी को जो मिक्स कर दिया जाए उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि पानी अलग हो जाए, रेत अलग हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब दोबारा से उसी अवस्था में पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिया जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन होता है साथियों। और ऑप्शन नंबर डी को ही आप देख लीजिए, अगर चीनी और पानी को एक साथ घोल दिया जाए तो अगर हम चाहेंगे कि फिर इसे सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो चीनी अलग हम प्राप्त कर सकते हैं और पानी भी हम अलग प्राप्त कर सकते हैं, भले ही किसी विधि के द्वारा ही, लेकिन ऐसा संभव है। लेकिन आप ऐसा कोई विधि नहीं बना हुआ है जो दूध को दही में परिवर्तित करने के बाद दही को वापस से दूध में आप प्राप्त कर लेंगे उसी दही को। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि यह आपको समझ में भी आया होगा। साथियों अगर यह सेशन अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे बिहार दरोगा के सेट यानी कि एडिटोरिया के 15 सेट और प्लेटफॉर्म के कुल 29 सेट को इस प्लेटफॉर्म पर कवर किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, उसके बाद में आपका मध्यकालीन भारत, इसके अलावा साइंस के तीनों सेगमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और अन्य कुछ प्रमुख विषय जो हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को इसी चैनल के माध्यम से आपको कवर किया जाएगा। तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 नंबर में प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। तो यह जो है परमाणु की अविभाज्यता, उसके बारे में डाल्टन महोदय के द्वारा बताया गया था। इन्होंने यह परमाणु की अविभाज्यता की थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। यानी कि जब तापमान सामान्य रहता है तो उस समय वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो साथियों यह है गैलियम। ठीक है, गैलियम को Ga के द्वारा डिनोट किया जाता है और यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। ठीक है, और यह सामान्य जब अवस्था होती है उस समय तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। धातु के संदर्भ में देखिए, आप प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। ये धातु के संबंध में धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो साथियों यह जो है 2 और 6, यह धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? यह ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, यह ऑक्सीजन गैस है। यह जो है आपका 2 और 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वह जो है लिथियम धातु है। ठीक है साथियों, आप इसको समझते रहिए और नोट करते रहिए, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन काम नहीं कर रहा है सही से। तो ये 2 और 1 जो है आपका लिथियम धातु है। ठीक है,
फिर जो बात किया जाए यहाँ पे 2, 8 और 1 की जो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में, वह जो है सोडियम धातु है, ठीक है। और बात किया जाए 2, 8, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है वह एल्युमिनियम धातु है, यानी सारे के सारे धातु है। और यह 2 और 6 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है यह क्या है साथियों, तो यह गैस है। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो साथियों वह है परमाणु क्रमांक। ऐसा क्यों है कि देखिए, परमाणु क्रमांक के तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऐसा इसलिए कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ये ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण जब होती है कि वह प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपादित होती है साथियों, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 78। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश है, ठीक है ना। अगर बोला जा रहा है कि यदि किसी पीएच का मान 0 है तो वह कौन सा लवण है साथियों, तो वह जो है साथियों वह सशक्त एसिड, ठीक है ना, सशक्त एसिड यानी कि हार्ड एसिड और कमज़ोर बेस है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि कैसे कमज़ोर होता है और कैसे हार्ड होता है इसके बारे में। तो यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह जो है प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और दुर्बल की बात की जाए यानी कि वीक एसिड यानी कि वीक बेस की बात किया जाए, तो जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से जब अधिक हो जाता है तो वह प्रबल क्षार हो जाता है, लेकिन अम्ल जो क्या होता है वो दुर्बल हो जाता है। अब सोचिए जब क्षारीयता बढ़ेगी तो अम्लीयता तो कम ही जाएगी ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो साथियों ऐसा होता है कि क्षार जल में OH माइनस आयन यानी कि OH ऋणात्मक आयन निर्मित करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये OH जो है माइनस यानी कि यहाँ पे जो दे रखा है ये आप गौर से देखेंगे, ये जो है यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो क्षार जल में OH ऋणात्मक आयन निर्मित करते हैं। होता क्या है साथियों कि वैसे पदार्थ जो है जो जलीय विलयन में H धनात्मक आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार, ठीक है, तो ये अम्ल कहलाते हैं तथा जो OH ऋणात्मक आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक है, जिसे पहले आवर्त में रखा गया है उस निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस का क्या नाम है? तो वह है साथियों हीलियम, ठीक है। उसे He के द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल H और स्मॉल e के द्वारा डिनोट किया जाता है। और अगर बात किया जाए हीलियम की परमाणु संख्या की, तो हीलियम की परमाणु संख्या साथियों 2 होती है, ठीक है। और हीलियम जो है यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न संख्या 81 में कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो इसका उपयोग जो है खाद्य के रूप में होता है, ठीक है, खाद्य के रूप में होता है। वह कैसे साथियों कि जैसे मान लीजिए एक उर्वरक के रूप में इसकी तैयारी की जाती है, उसका उत्पादन किया जाता है और प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे NaOH के द्वारा जाना जाता है, NaOH के द्वारा जाना जाता है, वही कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अगर बात किया जाए इसके संदर्भ में तो कास्टिक सोडा का
रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका उपयोग जो है साथियों वह पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में और कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी का संबंध जो है वह रक्त विज्ञान से संबंध है। रक्त के बारे में हीमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यह जो है आपकी बात किया जाए कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे प्लाज्मोलिसिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो यह जो है साथियों वसा संचायक ऊतक एपिडोज ऊतक है, एडिपोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एडिपोज ऊतक वसा संचायक यानी कि स्टोर करने का काम करता है यह एडिपोज सेल्स ऊतक, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आखिर ये क्या है, कैसे करता है। तो यह जो है विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण करता है। और बात किया जाए एपिडोस ऊतक की तो ऊर्जा को संचित करने का कार्य यह करती है। और यह ऊतक वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जो है एडियोलर ऊतक होते हैं और एडिपोज ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे विभेदन के नाम से जाना जाता है साथियों, विभेदन के नाम से जाना जाता है। आइए इस ऊतकों के बारे में जानकारी लेते हैं। होता क्या है कि एक टिश्यू से दो टिश्यू बनता है, उस दो टिश्यू से 4 टिश्यू बनते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि सेल डिवीज़न होते हैं। सेल डिवीज़न होते हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इससे जीवों में वृद्धि होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे शरीर में वृद्धियाँ ही नहीं होगी, हम जिस अवस्था में रह जाएंगे उसी अवस्था में रह जाएंगे। आप देखते हैं कि बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होते 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 बढ़ते हैं, या पौधे में या किसी भी चीज़ में जो होती है उसमें सेल डिवीज़न होता है। अगर नहीं होगा तो वह इंसान में वृद्धि ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है, तो वह कार्बन है साथियों। कार्बन पादपों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। ग्रेगर मेंडल, अगर बात किया जाए साथियों ये अनुवांशिकता के बारे में, तो इसके बारे में इस सिद्धांत को ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, इनका पूरा नाम है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। यह किस संघ का जोंक जो है वह जीव है। तो साथियों यह जो है एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा जो है उस संघ का यह जीव है जोंक, ठीक है। और यह जो है इसमें क्या विशेषता होती है कि यह जो है नर एवं मादा दोनों टाइप का प्रजनन कर सकता है, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार का अंग पाया जाता है, ठीक है। नर और मादा दोनों लिंग इसमें पाया जाता है। यह एक ऐसा जीव है। एनिलिडा जीव जो है जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है और यह क्या होता है उभयलिंगी होता है, ठीक है। यह उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब ही होता है इसमें दोनों लिंग पाया जाता है, मादा प्रजनन और नर प्रजनन अंग दोनों पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो यह होमोडोंट दांत जो है साथियों वह मछली में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो साथियों यह जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। वह क्या करता है, इसका काम जो है यह जो है साथियों यह भोजन को अम्लीय बनाता है
और क्या करता है कि भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम, उसको नष्ट करने का काम यह HCl का होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। साथ ही साथ इसका यह कार्य होता है कि वह एंजाइम को अपने कार्य करने के लिए एक्टिव करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? साथियों, यह जो है तपेदिक वह विषाणु से नहीं फैलता, यानी कि टीबी जो है विषाणु से नहीं फैलता। इसके अलावा चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा ये सारे के सारे विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों, वो जो थे PC महालनोबिस। ठीक है, उन्हें 1949 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, और यह जो थे डॉक्टर R गाडगिल तथा VR KR राव इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM यानी कि नार्म स्थित है। यह नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, 95 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों औद्योगिक कर्मियों के लिए, औद्योगिक जो कर्मी होते हैं उनके लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगर बात किया जाए इसकी तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षति के लिए औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रयोग करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न में साथियों गणित का प्रश्न है, तो वो सेगमेंट आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं गणित के सेगमेंट की। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कि यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है, ये x को मध्यानुपाती माना जाए तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो 6x और 13y का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ साथियों दिया हुआ है कि 39 और 156 के बीच का मध्यानुपाती, तो साथियों 39 और 156, ठीक है साथियों, आराम से समझेंगे। इसका मध्यानुपाती x है तो मध्यानुपाती निकालेंगे, रूट अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से तोड़ते हैं 3 × 13, फिर इसके बाद इसको तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 7 × 14, फिर 2 8 × 16 और तोड़ेंगे इसे 3 × 13 × 2 × इसको तोड़ेंगे तो 2 और 39 टूटेगा। इसको साथियों और सरल करते हैं। ठीक है, 3 × 13 × 2 × 2 × फिर 3 × 39, 3 × 13, 39 से 3 और 13 निकल के आएगा, यानी कि 13 × 3 = 39। अब यहाँ पे रूट करने के लिए 3 कितना है? 2 है, तो 1 3 निकलेगा, बाहर आएगा, इंटू यहाँ पे 13 जो है वो 2 बार है तो 1 13 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकाल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 = 6, 13 6 13 6 78, यानी कि 13 6 = 78। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया साथियों? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मेरा निकल गया 78। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर 24 और 36 का तृतीयानुपाती y हो, तो चलिए उसे भी निकालते हैं। किसका बोला जा रहा है साथियों? 24 और 36 का, 24 और 36 का तृतीयानुपाती। ठीक है,
वह क्या है साथियों, y हो। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है साथियों b²/a, ठीक है। यानी कि ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो b के जगह पर कितना है 36 का उसका स्क्वायर यानी कि 36 × 36/a यानी कि 24। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं साथियों तो 4 6 जा 24, 4 9 जा 13, 6 6 जा 36, तो आपका कितना आ जाता है साथियों 54। यानी कि यहाँ से आपका तृतीय अनुपाती निकल जाता है। अब साथियों प्रश्न में क्या कह रहा था, एक बार प्रश्न को यहाँ पे डाल देते हैं। प्रश्न कह रहा है 6x = 13y। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। 6, ठीक है, x के जगह पे आपका क्या आया था साथियों, तो x के जगह पर आपने देखा था 78 आया था, ठीक है, 78 आया था। और यहाँ पे अनुपात यानी कि रेशियो दिया हुआ है, फिर ठीक। फिर 13 के जगह पर तृतीय अनुपाती आपका क्या निकल के आया है 54 आया है, ठीक है साथियों 54 आया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी पे इसी रेशियो में ही कैंसिल कर देना है। 13 6 जा, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, यानी कि रेशियो यहाँ पे और ये भी कैंसिल होगा आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, दिक्कत होगा फिर भी आप हमें बताइएगा। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर 2:3 यानी कि ऑप्शन में दे रखा है साथियों, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दिखाते हैं आपको ऑप्शन, देखिए साथियों यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:3, ठीक है, ये 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं साथियों। अगला प्रश्न को आप यहाँ से पहले पढ़ लेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि विश्राम को छोड़कर, ठीक है, रेस्ट को छोड़कर एक बस गति के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा है उसका स्पीड, यानी कि जब वो विश्राम में नहीं रहती है, जब कंटिन्यू चलती है तब उसका स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विश्राम सहित जब वो रुक रुक के चलती है ना, स्टॉपेज जब होता है उनका, तो स्पीड अगर काउंट करते हैं कि एवरेज स्पीड निकलता है उसका 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकेगी। तो चलिए साथियों इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों जब बस क्या होती है, रुकती नहीं है, गति के साथ रहती है, तो उसका स्पीड जो है साथियों 64 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हटाइए, 64 किलोमीटर पर आवर होती है। और जब वो रुक के चलती है, ठीक है, तब उसकी गति होती है साथियों 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ स्पीड के साथ ये है और रेस्ट में, तो जो रुकता है उसका डिफरेंस निकालेंगे साथियों 64 - 48, जो कि आपको साथियों 16 किलोमीटर आ जाएगा। तो यह जो 16 किलोमीटर जो रुकती है तो कितना के साथ साथियों 64 में, ठीक है। और चूंकि घंटा के बारे में बात किया जा रहा है प्रत्येक घंटे में, ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था साथियों प्रत्येक घंटे में कितने, तो साथियों यहाँ पे 60 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है, या 4 4 जा 16 और ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ इसे एक बार में भी कैंसिल कर सकते थे, 16 4 जा 64, यानी कि वो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिखाते हैं साथियों अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इसका तब तक के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 + √3 a के बराबर है और वह 2 + √3 × a बराबर है 2 - √3 × b के बराबर, ठीक है ना। तो 1/b + 1/a का मान निकालना है, ठीक है साथियों। हमें फाइंड करना है किसका मान, इसका मान करना है।
1/a प्लस 1/b का, ठीक है। और यहाँ पे ये सीक्वेंस दे रखा है। तो चलिए स्लाइड की तरफ। पहले क्या करते हैं, प्रश्न को आपके सामने लिखते हैं। 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे a दे रखा है, उसके बराबर 2 माइनस √3, ठीक है। ये 2 है, ठीक है साथियों। 2 माइनस √3 b है, ठीक है। उसके बराबर क्या है साथियों, 1 है, ठीक है। तो 1/b है ना, तो 1/b प्लस 1/a या 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। तो साथियों 1/a प्लस 1/b, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। 1/b, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, a/b। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b, और फिर b से b कैंसिल होगा तो यहाँ पे a आएगा, ठीक है साथियों। यानी कि a प्लस b जो कि a/b होगा, ठीक है। अब साथियों इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे भाग में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है साथियों कि ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे रहेगा, b इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है साथियों। a यहाँ पे रहेगा, b इसके नीचे आएगा, और उधर साइड में क्या रहेगा दोस्तों, उधर साइड में 2 माइनस √3 रहेगा, ठीक है, जो कि उसके नीचे 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों आप देख रहे हैं कि a का a बराबर, यानी कि a के बराबर 2 माइनस √3 है और b के बराबर 2 प्लस √3 है। इस वैल्यू को यहाँ पे साथियों क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को डालते हैं। a प्लस b, ठीक है, बाय ab साथियों। अब देखिए इसके जगह पर क्या होगा, a के जगह पर आपका वैल्यू था 2 माइनस √3, ठीक है, यह मैंने यहाँ पे डाल दिया, फिर प्लस का साइन। b के जगह पर आपका वैल्यू था साथियों 2 प्लस √3, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था। दिक्कत होगा तो आप वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा नोट करके फिर वीडियो को रीस्टार्ट कीजिएगा। अब a के जगह पे क्या था साथियों, तो a के जगह पे था 2 माइनस √3, ये डाल देंगे। आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा स्लो लिखना पड़ रहा है, और ये यहाँ पे पेन भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा b के जगह पर 2 प्लस √3। अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस √3, ये प्लस इस 2 में जाएगा तो प्लस ही आएगा, और ये प्लस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा √3, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक फार्मूला पर ये बेस तैयार हो गया। इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब साथियों यह जो है -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर आपका क्या आ जाएगा साथियों, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 जो है, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, यानी कि आपका आंसर साथियों 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 4 कहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 4 दे रखा है, यानी कि ये 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। फिर से प्रश्नों को एक बार आप पढ़ लेंगे तो हम चलेंगे स्लाइड की ओर। प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी, इन तीनों ने क्रमशः, यानी कि ए ने 40,000 रुपये का, बी ने 38,000 रुपये का तथा सी ने 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी कि इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, और 1 वर्ष के अंत में कुल 55,200 रुपये का कुल लाभ ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल लाभांश जो है
55,200 हुआ, जिसमें ए को कितना मिलेगा। तो साथियों इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको बताते हैं कि जब आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग अलग होता है तो वो रेशियो में बांटा जाता है, लेकिन अगर इस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम हो और मंथ कम महीने में अगर जमा किया हो, यानी कि कोई शुरू से जुड़ा हुआ है, कोई 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, उस समय भी रेशियो के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन एक ही समय में एक ही अमाउंट के साथ हो तो वह हिस्सा बराबर बराबर दिया जाता है। तो चलिए साथियों इस प्रश्न को नेक्स्ट स्लाइड पे रखते हैं। तब तक आप पॉज करके पहले प्रश्नों को नोट कर लेंगे, फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे। अभी आप देखिए ए ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया और सी ने कितना इन्वेस्ट किया। तो ए ने साथियों 40,000 किया, ठीक है, 40,000। फिर बी ने साथियों कितना किया, 38,000, 38,000 का इन्वेस्टमेंट किया। और फिर भी ये 38,000 है साथियों ये। और उसके बाद बात किया जाए सी की, तो उसने 42,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों रेशियो हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, रेशियो जनरेट किया जाएगा। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर साथियों 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल करते हैं और फिर इसे भी कैंसिल करेंगे। 2 से 20 बार में, 2 से 19 बार में और 2 से 21 बार में, ठीक है। ये एक रेशियो बना, ठीक है। अब बोला जा रहा है कुल जो है 55,200 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो इसमें ए का हिस्सा, तो ए को कितना मिला, 20 मिला। साथियों ये 20 कितना में मिला, तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 19 और 1 20, 20 40 और 20 60 हो गया, ठीक है। इससे 3 बार में कैंसिल होगा और 3 से जो है 3 से है यह साथियों, इसको कैंसिल करते हैं। कितने बार में होता है, 3 1 जा 3, 2 आ गया, फिर 2 पर 5 यानी कि 25, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 0, यानी कि ए को साथियों 18,400 मिलेगा। फिर बी का इसी तरह आप निकालना चाहेंगे तो बी को हिस्सा कितना मिलेगा, वैसे तो निकालना नहीं है, मैं समझा देता हूँ। बी को कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। कितना में मिलेगा साथियों, 60 में मिलेगा। और फिर 55,200, ठीक है, 55,200। सी के लिए है तो आप या तो इन दोनों के अमाउंट को जोड़ करके कुल में से घटा सकते हैं, या सी का हिस्सा भी आप निकाल सकते हैं 21/60 करके इंटू 55,200, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18,400, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 100वें और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों अगर आपको यह वीडियो, आपको यह कंटेंट, आपको यह पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, हाँ एक मेरे से मिस्टेक हुई है कि साथियों ये पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो इसके लिए सॉरी। और बाद बाकी आप सहयोग करेंगे, मैं पेन की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो ताकि हो क्या कि लिखावट जो है अच्छी बनती है, तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए 100वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन का समापन करते हैं अंतिम प्रश्न के साथ। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 2 कैंडिडेट थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला है, ठीक है, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने का साथियों प्रयास करते हैं, ठीक है। एक को कितना मिला, 71%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 - 71 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे को क्या मिलेगा, 29%, ठीक है। एक को 71% मिला तो दूसरे को 29% मिलेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वह जो है 756 मतों से चुनाव जीता है, तो इन दोनों के बीच के का जो डिफरेंस होगा वही तो इसके जीतने का कारण बनेगा। तो वह कितना हो जाएगा साथियों, 2 और 4 यानी कि 42%, ठीक है। तो कितना का टोटल मत है, तो x का मान लेते हैं, टोटल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 42 x रही होगी, तो x का 42%, तो x का 42% कितने के बराबर हो जाएगा, 756 के बराबर। देखिए इसी पे लिख देते हैं, बाद में इसको मिटा दिया जाएगा। x का 42/100 वो किसके बराबर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 756 के बराबर। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 108 बार में,
कैंसिल हो गया। फिर इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा आपका हो जाएगा 84, ठीक है ना, 108, यानी कि 18 छक 108 होता है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यह बाइसियम हो जाएगा, यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 18 से 100 में गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको 1800 प्राप्त होगा, ठीक है। कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगा, 1800 था, जिसमें इसे कुल मतों का 71% प्राप्त हुआ, और उसे आपका ऑप्शन बी था, सॉरी जो दूसरा कैंडिडेट था उसे इसका 29% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या जिसने हमने x माना था वह निकल के आ गया 1800। चलिए साथियों, इस तरीके से इस सेशन का समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।